फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे मार्कोविज इफिशिएंट फ्रंटियर के बारे में। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो मार्कोविज पोर्टफोलियो मॉडल होता है उसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या क्या? एक रिस्क होता है और एक रिटर्न होता है। तो जो हमारा मार्कोविज इफिशिएंट फ्रंटियर है उसमें हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिस्क होता है वो हमेशा रिटर्न से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्क और रिटर्न है उन दोनों को हम अलग अलग लाइंस पर शो करेंगे। ठीक है, कैसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे? तो कहता है कि जो एक्स एक्सिस होती है और एक होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे तो हम दिखाते हैं रिस्क को और वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं रिटर्न को। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है तो यहाँ पे हम दिखाएंगे रिस्क को। ये हमारी वाई एक्सिस होती है और यहाँ पे हम दिखाएंगे रिटर्न को। ठीक है, जितने भी जो भी हमारे पोर्टफोलियो वगैरह हैं उनको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे और फिर उनको ज्वाइन करके ऐसे हम ग्राफ वगैरह बनाएंगे। और जो ये लाइन होगी ये हमारी क्या कहलाएगी? इफिशिएंट फ्रंटियर। यहाँ पे हमारी इफिशिएंट फ्रंटियर लाइन है ये ए बी सी डी वाली जो पॉइंट्स हैं वो सब। ठीक है, द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ऑल पोर्टफोलियो प्लॉटेड इन द रिस्क रिटर्न एरिया वुड बी डोमिनेटेड बाय इफिशिएंट पोर्टफोलियो। जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं किसी भी रिटर्न को या रिस्क कंपोज को सिलेक्ट करने के लिए वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ ये अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये हमारे रिटर्न और रिस्क को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, डी को यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियो बोला गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिस्क वही बात है, उतना ही ज़्यादा है। तो देखो हम इसको समझते हैं। देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में लगा लो आपके पास रिटर्न 10 है तो मतलब जो रिस्क है वो 10 है तो रिटर्न 8 होगा। अगर रिस्क बढ़ गया 15 हो गया तो रिटर्न भी बढ़ जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे रिटर्न भी बढ़ता है। ठीक है, तो मतलब जो रिस्क होता है रिटर्न होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे रिस्क हमारा कितना था? इतना, तो हमारा रिटर्न इतना था। रिस्क बढ़ा तो रिटर्न भी बढ़ गया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे रिटर्न भी बढ़ता है। तो ऊपर वाले फिगर से हम क्या समझ सकते हैं कि जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा अटेनेबल पोर्टफोलियो को दिखा रहा है। और जो आर्क है ए बी सी डी ये हमारी इफिशिएंट फ्रंटियर लाइन है या जो इफिशिएंट फ्रंटियर है ये उसको दिखा रहा है। और जो बचे हुए पॉइंट्स है ऑल पॉइंट्स ऑन इफिशिएंट फ्रंटियर डोमिनेट्स अदर पॉइंट्स। और जो ये अदर पॉइंट बच गए ये अलग अलग पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं? डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे जो पॉइंट बी है वो डोमिनेट कर रहा है एफ को। ठीक है, ऐसे ही सी डोमिनेट कर रहा है, ऐसे ही एफ ई को डोमिनेट कर रहा है। तो मतलब ये सब पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डोमिनेट कर रहे हैं। जो मार्कोविज है वो दिखाता है कि मोर देन वन पोर्टफोलियो ऑन इफिशिएंट फ्रंटियर, कि एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो का एक इफिशिएंट फ्रंटियर पर। ठीक है, तो इन सभी से क्या होता है? मतलब जहाँ पे एक जो हमारे इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिले वो हम चूज कर सकते हैं। तो इस फ्रंटियर से यही देखा जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो हमारे पॉइंट है जैसे 10 था तो हम यहाँ पे 10 लेते और यहाँ पे हम 8 लेते और उनको प्लॉट कर देते और बाद में उनको मिला करके एक ग्राफ डिनोट करते और उस ग्राफ से हमें पता चलता कि हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन क्या है। तो ये हमारी एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन है। जब हम इसको पूरे को मिला देते हैं मतलब ये जो शेडेड है ये हमारा अटेनेबल पोर्टफोलियो बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। फिर अगर हमसे इसमें 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे हमसे कोई बोल दे कि अनलीवरेज पोर्टफोलियो क्या है और लीवरेज पोर्टफोलियो क्या है। तो देखो, इफ सच ए पोर्टफोलियो इन विच टोटल इन्वेस्टर फंड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टर फ्रॉम हिज ओन कैपिटल। देखो, एक तो कोई आदमी है उसे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो क्या करे? उधार ले, बोरो करे और फिर इन्वेस्टमेंट करे। और एक है वो खुद के पास जो पहले से पैसा था उसको ही इन्वेस्ट करे। तो इस चीज़ में डिफरेंस होता है। तो अनलीवरेज पोर्टफोलियो में क्या होता है? जब जो इन्वेस्टर है वो जितना भी पैसा लगा रहा है वो सारा उसकी खुद की कैपिटल है, वो कोई बोरोइंग नहीं कर रहा है बाहर से। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अनलीवरेज पोर्टफोलियो कहलाएगा। इसमें वो सारा का सारा पैसा या तो रिस्क फ्री एसेट्स में लगा सकता है, मतलब जहाँ पे कोई रिस्क ना हो, या 100% पैसा ऐसी एसेट्स में लगा सकता है जो रिस्की हो, या इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है, रिस्क फ्री भी और रिस्क की असेट्स भी हो सकती है। इसकी इक्वेशन दिखा रखी है इसने, ERP = RF WF + 1 - WF × ERM। इनको अलग अलग बता रखा है। और जबकि जो कंसेप्ट ऑफ लीवरेज पोर्टफोलियो उसमें क्या होता है कि वो बोरोइंग करता है पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह क्रिएट करने के लिए वो क्या करता है? बोरो करता है और मतलब खुद के भी पैसे को लगाता है लेकिन बोरोइंग भी करता है। तो
ऑन फंड्स ऑफ इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, फंड्स बोरोड भी हो सकते हैं, जो वो कहाँ पे लगाएगा, रिस्क फ्री एसेट्स में लगाएगा, रिस्क फ्री रेट पर लगाएगा। क्रिएशन ऑफ लीवरेज पोर्टफोलियो इज फिजिबल बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वो बोरो करके फिर पैसे को लगाता है पोर्टफोलियो में, लेकिन वो कहाँ पे लगाना पसंद करेगा, रिस्क फ्री रेट्स में, मतलब जहाँ पे उसे कम रिस्क हो, जहाँ पे रिटर्न अच्छा हो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे इक्वेशन दे रखे, उसको एक्सप्लेन वगैरह कर रखा है। रिस्क फ्री एसेट्स इन ए पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एक रिस्क फ्री एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है पोर्टफोलियो, मतलब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करा है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा उसके फंड्स को इसमें, और जो रिमेनिंग है वो रिस्क एसेट्स में। मतलब इसमें क्या होता है कि वो दो पार्ट में बांट देता है कि कुछ पैसे को तो वो रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट करता है और कुछ को रिस्क एसेट्स में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बिना रिस्क के तो रिटर्न होना ही नहीं है, और जहाँ पे रिस्क होगा वहाँ पे रिटर्न भी अच्छा होगा। तो देखो इसने डायग्राम में दिखा रखा है कि ये लैंडिंग उधारी जो मतलब उसने दिया, और बोरोइंग वगैरह, और उसके अकॉर्डिंग उसने इन्वेस्टमेंट वगैरह को दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये सब बता रखा है। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर। इससे आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।